नमस्कार, स्वागत है। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो कोई मामूली घटना नहीं थी। हम बात कर रहे हैं हमारे संविधान की विकास यात्रा की। ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जिसने हमारे आधुनिक राष्ट्र की नींव रखी। आज हम सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उन मूल दस्तावेजों और आंकड़ों में उतरेंगे जिनसे ये ऐतिहासिक दस्तावेज गढ़ा गया। तो चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले संविधान को अपनाना, फिर संविधान सभा की दोहरी भूमिका, उसके बाद चुनाव और प्रतिनिधित्व के आंकड़े, चौथा राजस्थान के प्रमुख प्रतिनिधि, पांचवां महत्वपूर्ण निर्णय और तिथियां, और आखिर में संविधान के प्रमुख शिल्पकार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, संविधान को अपनाना। 26 नवंबर 1949। दरअसल ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर है। यही वो दिन था जब संविधान सभा ने हमारे संविधान को आधिकारिक तौर पर पारित किया था। अगर हम तकनीकी शब्दों में कहें तो इसी दिन इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। यानी राष्ट्र ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था और खुद को सौंप दिया था। हाँ, ये सच है कि इसे पूरी तरह से लागू होने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो अक्सर छूट जाती है। हम सब जानते हैं कि पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक? लेकिन 15 ऐसे अनुच्छेद थे जिन्हें इंतजार नहीं कराया जा सकता था। उन्हें 26 नवंबर 1949 को ही तुरंत लागू कर दिया गया। जरा सोचिए क्यों? क्योंकि इनमें शामिल थे नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद 5 से 9, राष्ट्रपति की शपथ का अनुच्छेद 60 और चुनाव आयोग वाला अनुच्छेद 324। उस वक्त आजादी और बंटवारे के तुरंत बाद के हालात ऐसे थे कि नागरिकता तय करना और चुनावों की तैयारी करना ये सब 1950 तक टाला ही नहीं जा सकता था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर, सभा की दोहरी भूमिका। संविधान लागू होने से पहले के माहौल को समझने के लिए हमें 15 अगस्त 1947 की उस ऐतिहासिक आजादी वाले दिन पर वापस जाना होगा। आजादी मिलते ही हमारी संविधान सभा एक संप्रभु संस्था यानी सॉवरेन बॉडी बन गई। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब यह सभा पूरी तरह से आजाद थी। शुरुआत में तो इसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर हुआ था, लेकिन अब ये उन सभी पाबंदियों और शर्तों से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। अब आजादी तो मिल गई, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई। संविधान सभा को अब एक साथ दो काम संभालने थे। एक तरफ तो उनका मुख्य काम था संविधान का निर्माण, और दूसरी तरफ उन्हें एक विधायिका यानी अंतरिम संसद की तरह भी काम करना था। और जब ये सभा विधायिका के रूप में काम करती थी ना, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। मतलब ये लोग एक ही वक्त में देश का भविष्य भी लिख रहे थे और उस समय देश का शासन भी चला रहे थे। है ना अद्भुत? और ये आंकड़े बहुत ही साफ तरीके से दिखाते हैं कि बंटवारे के बाद सभा का गणित कैसे बदल गया। सदस्यों की जो कुल संख्या पहले 389 हुआ करती थी, वो अब घटकर 299 रह गई थी। इन 299 में से 229 सदस्य सीधे ब्रिटिश भारत वाले प्रांतों से आए थे और 70 सदस्य हमारी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे बिंदु की, चुनाव और प्रतिनिधित्व के आंकड़े। इस पूरी संरचना को समझने के लिए 1946 में जो शुरुआती 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, उनके नतीजे देखना बहुत दिलचस्प है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलीं और बाकी बची 15 सीटें अन्य छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास गईं। राजनीतिक पार्टियों से अलग हटकर देखें तो संविधान सभा में हर समुदाय का प्रतिनिधित्व होना भी उतना ही जरूरी था। इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। हिंदू समुदाय से 163, मुस्लिम समुदाय से 80 और अनुसूचित जाति से 31 प्रतिनिधि थे। इसके अलावा भारतीय, ईसाई और पिछड़ी जनजातियों से 6, सिख समुदाय से 4 और एंग्लो इंडियन तथा पारसी समुदायों से 3 प्रतिनिधि शामिल थे। ये दिखाता है कि उस समय के समाज के हर हिस्से की आवाज को इसमें जगह देने की पूरी कोशिश की गई थी। अब आते हैं हमारे चौथे विषय पर, राजस्थान के प्रमुख प्रतिनिधि। जब हम पूरे देश के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो इसमें राजस्थान की रियासतों का योगदान भी बहुत खास रहा है। इस महायज्ञ में वहां के कई अहम चेहरे शामिल थे, जैसे जयपुर से वीटी कृष्णमाचारी और हीरालाल शास्त्री, उदयपुर से वी राघवाचारी, बलवंत सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा, जोधपुर से सीएस वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास, इनके अलावा बीकानेर से केएम पणिक्कर और जसवंत सिंह
खेतड़ी से सरदार सिंह और भरतपुर से राज बहादुर ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। मतलब क्षेत्रीय रियासतों के विचार भी राष्ट्रीय पटल पर मजबूती से रखे गए थे। चलिए अब रुख करते हैं हमारे 5वें खंड की तरफ, महत्वपूर्ण निर्णय और तिथियां। अगर हम संविधान सभा के इस पूरे सफर को देखें तो ये अंक 3 बहुत कुछ कहता है। ये दरअसल उन 3 वर्षों का प्रतीक है जो इस विशाल काम में लगे। अगर हम बिल्कुल सटीक आंकड़ों की बात करें तो संविधान सभा 3 वर्ष 1 महीना और 16 दिन तक अस्तित्व में रही। इस दौरान कुल 11 बैठकें हुई और अगर सिर्फ संविधान बनाने में लगे समय की बात करें तो वो था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का कड़ा परिश्रम। सिर्फ संविधान ही नहीं, सभा ने राष्ट्र निर्माण के कई और भी ऐतिहासिक फैसले लिए, जैसे 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। फिर मई 1949 में भारत का राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का सदस्य बनना तय हुआ। और फिर आता है 24 जनवरी 1950 का दिन, जब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। ये 24 जनवरी 1950 का दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक का दिन था। तकनीकी तौर पर देखें तो इस दिन संविधान सभा का काम खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार तथ्य है, भले ही उनका मुख्य काम पूरा हो गया था, लेकिन ये सभा 1952 के पहले आम चुनावों तक एक अस्थायी विधायिका के रूप में काम करती रही। यानी उनका आखिरी दिन असल में उनके काम का अंत नहीं था। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी खंड पर, संविधान के प्रमुख शिल्पकार। आखिर में बात करते हैं उन शानदार लोगों की जिन्होंने इस दस्तावेज को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि इसे एक मास्टरपीस बना दिया। आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि संविधान सभा का आधिकारिक प्रतीक एक हाथी था। जी हाँ, हाथी, जो इस काम की विशालता को दर्शाता है। और इस पूरे काम के पीछे जो सबसे बड़ी कानूनी ताकत थी वो थे सर BN राव, जो सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उनका मार्गदर्शन वाकई में अमूल्य था। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने इस पूरे विजन को पन्नों पर उतारा? SN मुखर्जी हमारे मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारे मूल संविधान को किसी मशीन से टाइप नहीं किया गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इटैलिक शैली में लिखा था और इसे खूबसूरत कलाकृतियों से सजाने का काम किया शांति निकेतन के कलाकारों ने, जिनमें नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। इसके हिंदी संस्करण की कैलीग्राफी वसंत कृष्ण वैद्य जी ने की थी। इन सब ने मिलकर इसे सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बल्कि एक जीती जागती कलाकृति बना दिया। तो जब हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर को मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल जहन में जरूर आता है। 299 लोगों के इस जबरदस्त समर्पण और लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत को करीब से जानने के बाद क्या आज हमारे अधिकारों को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल नहीं जाता? ये दस्तावेज महज कुछ नियमों का पुलिंदा नहीं है, ये उन लोगों की दूरदृष्टि और अथक मेहनत का नतीजा है जिन्होंने हमारे भविष्य की नींव रखी। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विषय के साथ।